वालेकुम, क्या हाल है आप लोग? खैरियत से ठीक ठाक हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परमिट टू वर्क। परमिट टू वर्क एक तरह की इजाज़त है और हर इंडस्ट्री के लिए काम आ रहा है। अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं तो परमिट टू वर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये एक सिस्टम है फॉर्मल रिटन प्रोसीजर का, जो कि आपकी मिसाल के तौर पे कोई नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी हो रही है। अगर आपकी नॉर्मल कोई रूटीन एक्टिविटी नहीं हो रही, यानी अगर आप कोई स्पेशल एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि नॉर्मल में नहीं आती, तो उसके लिए परमिट बनाना लाजमी है। ठीक है। अब उसमें क्या हम कर रहे होंगे कि सेफ्टी को इंश्योर करा रहे होंगे और जो डैमेज है उसको प्रिवेंट कराने के लिए इक्विपमेंट के। ठीक है, ये कम्युनिकेशन है मैनेजमेंट, सुपरवाइज़र, ऑपरेटर में। और नॉर्मली ये इम्प्लीमेंट हो रहा होता है कि ऑपरेटिंग फैसिलिटी में, जहाँ पे भी आपका काम हो रहा होगा वहाँ पे। अच्छा, ये किस तरह से हो रहा है कि ये एक डॉक्यूमेंट होता है परमिट टू वर्क। अगर आपको कभी भी आप सुने तो आप समझिएगा कि एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में होगा। कोई भी लफ्ज़ी नहीं होगा, लाजमी उसका कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन होगी, उस पर साइन होगा अथॉरिटीज़ का। अच्छा, मुख्तलिफ़ तरह के परमिट्स होते हैं। अगर हम बात करें हॉट वर्क, कन्फाइंड स्पेस, इलेक्ट्रिकल परमिट, इवैक्यूएशन परमिट और रेडियोग्राफी परमिट हो सकता है, क्रेन लिफ्टिंग हो सकता है, मैन बास्केट ऑपरेशन और कोल्ड वर्क परमिट। अब हम देखें, अच्छा हॉट वर्क में क्या आता है? अगर आप कोई वेल्डिंग करा रहे हैं, ठीक है, वेल्डिंग करा रहे हैं, कटिंग करा रहे हैं, ग्राइंडिंग करा रहे हैं किसी भी एरिया की, तो वहाँ पे आपका क्योंकि रिस्क ज़्यादा होते हैं, फायर हैज़र्ड ज़्यादा होता है, आपने एरिया को इवैक्यूएट कराना होता है, आपने वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स लेने होते हैं। तो आप वहाँ पे उस एरिया को अपने कह लें कि उसमें कर लेते हैं कि परमिट टू वर्क करके आप के बगैर कोई एक्टिविटी वहाँ पे हो नहीं सकती आपकी इजाज़त के बगैर। जो आप उनको सेफ्टी प्रोटोकॉल बताएंगे वो उन्हीं पे अप्लाई करते हुए वो एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली हार्ड वर्क में ज़्यादा आपको सेफ्टी मेजर्स लेने होते हैं। क्योंकि ज़रा से भी गलती वहाँ पे, अगर आपने मिसाल के तौर पे कोई चीज़ कंबस्टेबल है और आपने उसको नहीं हटाई वहाँ से, तो अगर थोड़ी सी भी आग लगेगी तो वो बहुत ज़्यादा दूर तक फैल जाएगी। कन्फाइंड स्पेस एंट्री में, अगर आपके पास कोई लिमिटेड स्पेस एंट्री में काम हो रहा है, कोई टनल में काम हो रहा है, किसी टैंक में काम हो रहा है, वहाँ पे क्योंकि आपको पता है वहाँ पे गैसेस मौजूद होती हैं, हैज़र्डस टॉक्सिक मौजूद होती हैं, बंदा मर भी सकता है वहाँ पे। अगर आप उसको प्रॉपर ऑक्सीजन लेवल नहीं देंगे, वहाँ पे कंट्रोल मेजर नहीं लगेंगे, वहाँ पे स्काबा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सेल्फ कंटेनिंग ब्रीथिंग अपरेटस नहीं होगा, वहाँ पे परमिट टू वर्क लाजमी है। और एक बंदे को सेफ्टी के पर्सनल को वहाँ पे डेप्यूट करना लाजमी है, ताकि वो फुल टाइम मॉनिटरिंग करता है। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल परमिट भी है। इलेक्ट्रिकल परमिट आपको जैसे पता है, लॉग आउट टैग आउट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो लॉग आउट टैग आउट को इशू कराने के लिए भी आपको एक परमिट लेना पड़ता है, जो कि आपके सेफ्टी डिपार्टमेंट से मिलता है। अब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में क्योंकि आपको पता है एक एनर्जी स्टोर होती है, और अगर आप उसको डिस्टर्ब करेंगे तो वो एक एनर्जी रिलीज़ होगी उसमें से। तो एनर्जी जब रिलीज़ होगी तो शॉक लगेगा और मौत भी वाक़ई हो सकती है। तो वहाँ पे क्या करना होता है कि क्योंकि परमिट टू वर्क ऐसे कि मिसाल के तौर पर लेमैन है, तो उसको उन सेफ्टी मेजर्स का अंदाज़ा नहीं है, तो आप उसमें सारी चीज़ें मेंशन करते हैं और आप उसको एक मॉनिटरिंग भी कर रहे होते हैं। जब कोई चीज़ मॉनिटर हो रही होती है तो वो और अच्छे से परफॉर्म होती है। उसके अलावा एवैक्यूएशन में आपको पता है कि अगर आपके जो वॉल्स हैं वो डेब्रीज, अगर वो इतने ज़्यादा नहीं है तो वो केव इन हो जाएंगे। केव इन यानी वो गिर सकते हैं, दीवार से जो उसके ज़र्रात हैं, मिट्टी के ज़र्रात गिर सकते हैं, आपकी क्रेन उल्टी हो सकती है, आपका कोई भी, मिसाल के तौर पे आप अगर अनआइडेंटिफाइड एरिया पे काम कर रहे हैं, आपने लोगों को नहीं बताया, आपने बैरिकेशन नहीं की, तो इवैक्यूएशन करने, एक्सकेवेशन के लिए भी आपको परमिट लेना ज़रूरी है, ताकि आप उस एरिया के लोगों को बताएं तो सही, देखें यहाँ पे जॉब हो रही है, आप थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाएं। उसके अलावा रेडियोग्राफिक मिसाल के तौर पे आपने कोई वेल्डिंग की, या फिर आपने वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पे आप रेडियोग्राफी चेक करते हैं उसकी कि आया वो जो वेल्ड हुआ है वो सही हुआ है या नहीं, उसकी क्वालिटी क्या थी, उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। देखें, अगर डिफेक्ट आपको पता लग जाएगा तो वहाँ पे लीकेजेस के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने एक काम किया है और वो अच्छी तरह से नहीं हुआ और उधर लीकेजेस के चांसेस ज़्यादा हैं, तो फ़ायदा नहीं है ना उस जॉब को करने का। तो रेडियोग्राफी बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव चीज़ मानी जाती है, क्योंकि उसमें जो हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट मौजूद होते हैं। तो अगर वो रिलीज़ होंगे और इंसान को अगर लगे तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उनकी उनकी हेल्थ के हवाले से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्रेन की अगेन, अगर कोई क्रिटिकल आप जॉब कर रहे हैं तो आपने परमिट टू वर्क में मेंशन करना पड़ेगा कि भाई कौन बंदा करेगा, किस टाइम करेगा, और
क्या क्या स्कोप कवर करेगा, उसमें कौन कौन होगा, रेगर की क्या क्वालिफ़िकेशन है, वो कितना क्वालिफाइड है, कितना लोड आपने उठाना है, और आपने किस किस एरिया में लिफ्ट करना है। और अगर लोड अगर 40 टन से ज़्यादा है तो कोशिश करें कि उस पर लाजमी आप परमिट बनवाएं, ठीक है। मैन बास्केट ऑपरेशन, अगेन अगर कोई आपने हाइट पे जॉब करनी है तो आप जो है वो मैन बास्केट एक टाइप का होता है, वो आपको लेके जाना पड़ेगा ऊपर क्रेन के ज़रिए, कोई या फिर कोई और इक्विपमेंट के ज़रिए। तो वो जो मैन बास्केट है उसकी स्ट्रेंथ होना अच्छी लाजमी है। अगर स्ट्रेंथ नहीं होगी अगेन तो आपको प्रॉब्लम होगी और वो फॉलन डाउन हो जाएगा, किसी को नुकसान होगा, किसी को चोट लगेगी, कोई मर जाएगा तो नुकसान होगा, ठीक है। अच्छा, परमिट इशूअर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? अव्वल तो उसको पता होना चाहिए कि मैं परमिट इशूअर हूँ, ठीक है। लोग परमिट इशूअर बना देते हैं, उनको पता नहीं होता। परमिट इशूअर क्या करेगा? परमिट को इशू करेगा, बड़ा आसान सा है। जब परमिट को इशू करेगा तो वो बताते इशू करते वक्त सारी चीज़ की नॉलेज लेगा कि आया आप कहाँ जॉब कर रहे हैं, आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, आपको कितने घंटे की एक्टिविटी करेंगे या कितने टाइम की एक्टिविटी आप करेंगे, कब कब करेंगे, किस एरिया में करेंगे। उसके बाद जब वो इशू कर देगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक तरह से ख़त्म हो जाएगी। वो अपने पास फाइल अप कर देगा कि देखें मैंने ये परमिट इशू किया है, और परमिट इशू करने के बाद वो उस एरिया पे आइडेंटिफाई भी करें कि देखें यहाँ पे परमिट लगा दी। उसके बाद एक बंदा होगा जो परमिट रिसीव करेगा। परमिट रिसीव करने की ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। अब ये ना समझे कि ज़िम्मेदारी नहीं है। ज़िम्मेदारी ऐसे कि वो रिसीव करेगा, साइन इन स्टैंप लेगा, और सारी चीज़ें वो प्रोटोकॉल पूरा करेगा और सही तरह से समझेगा वो। उसकी ज़िम्मेदारी इस तरह इंपॉर्टेंट है कि परमिट इशूअर ने तो उसको चीज़ें बता दी, लेकिन अगर रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है तो वहाँ पे जो है वो हैज़र्ड के इंक्रीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके अलावा परमिट कोऑर्डिनेटर परमिट को कोऑर्डिनेट करेगा। मिसाल के तौर पे आज कितने और लोगों को बताएगा कि देखें यहाँ यहाँ पे परमिट इशू हुआ है, और उसकी ज़िम्मेदारी होगी कि वो क्लोज़ आउट करेगा 1 महीने के परमिट्स को, ठीक है। 1 मंथ परमिट तकरीबन आपके क्लोज़ आउट होने चाहिए। इसी तरह से ऑपरेशनल प्रोसीजर फॉर वर्क परमिट सिस्टम क्या होना चाहिए कि उसमें मैक्सिमम मुख्तलिफ पेजेस होते हैं। वाइट पेज रिसीवर का होगा जो कि लोकेशन पे लगाया होगा, येलो जो है इशूअर के पास होगा, ग्रीन पेज आपका एचएससी परमिट कोऑर्डिनेटर के पास होगा, ठीक है। उसमें सारी चीज़ें मेंशन होगी, मेथड स्टेटमेंट होगा, रिस्क असेसमेंट होगा, जॉब सेफ्टी एनालिसिस होगा। पहले उस एरिया का के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर की जाएगी, उसके हैज़र्ड के बारे में आइडेंटिफाई किया जाएगा। उसके बाद जहाँ पे आपके एडिशनल परमिट या फिर कोई सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, कोई क्रेन की सेफ्टी रिक्वायर्ड है, कोई कोई एक्सकेवेशन आप करा रहे हैं कि वहाँ पे कोई कोई इक्विपमेंट है, उसकी रिक्वायर्ड चीज़ें तो वो आप हासिल करेंगे। उसके बाद क्या करेगा? रिसीवर शैल प्रोड्यूस द परमिट टू कॉन्ट्रैक्टर वेरिफिकेशन, और उसके बाद वो वेरीफाई करेगा। उसके बाद क्या करेंगे? रिव्यू करने के बाद जो है एचएससी परमिट कोऑर्डिनेटर होगा जो कि वहाँ पे डेप्यूट रहेगा, ठीक है। उसके बाद स्क्रूटनाइज करेंगे कि भाई सेफ्टी प्रिकॉशन आया जो हमने इम्प्लीमेंट कराए वो ठीक हैं या फिर नहीं, सही है। उसके बाद जो है वो अ, जब परमिट इशू हो जाएगा तो काम स्टार्ट करने की परमिशन मिल जाएगी। अगर वो समझते हैं कि भाई यहाँ पे कोई यहाँ पे सेफ्टी हैज़र्ड नहीं है, और अगर यहाँ पे रिस्क असेसमेंट के बाद वो समझते हैं कि यहाँ पे जो एक्टिविटी करेंगे वो सेफ एंड साउंड होगी तो परमिट की इजाज़त दे दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद रीवैलिडेशन भी होता है। आपने एक परमिट एक्सपायर हो गया, आपने दोबारा उसको क्या करना है? उसको वैलिडेट करवा लेना है। ऐसा नहीं है कि आपने परमिट लिया था 1 दिन का, आपका काम चला 2 दिन का, ना इशूअर को पता है, ना रिसीवर को पता है, ना कोऑर्डिनेटर को पता है, तो यहाँ पे मसला हो है। इमरजेंसी सिचुएशन आपको बतानी पड़ेगी, उसमें लाजमी इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान के हवाले से अवेयरनेस देनी पड़ेगी। फ़्लो चार्ट जैसे हमने डिस्कस किया, तो ये कुछ चीज़ें थी हमने डिस्कस की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुपरवाइज़र इसमें परमिट कोऑर्डिनेट करेगा, परमिट रिसीव करेगा, वेरीफाई करेगा, एचईसी परमिट कोऑर्डिनेटर एक्सेप्ट करेगा परमिट को इशू, और उसके बाद फिर इशूअर को देगा, वो परमिट को ऑथराइज होगा इस्तेमाल करने, वो काम कर वर्क कैरी आउट करेगा। अगर उसने रीवैलिडेट कराना है तो वो दोबारा वो प्रोसेस करेगा, और एचएससी परमिट कोऑर्डिनेटर फाइल अप करेगा, परमिट को क्लोज़ करने की उसकी ज़िम्मेदारी है। अगर काम ख़त्म हो गया तो परमिट को क्लोज़ करेगा, अगर काम ख़त्म नहीं हुआ है, आगे वाला चाहता है कि रीवैलिडेट करे तो उसको दोबारा रीवैलिडेट करेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कोशिश करें कि कोई भी काम जो है वो परमिट के बगैर ना करें। अगर आप कुछ ऐसी जॉब कर रहे हैं कि उसमें हैज़र्ड मौजूद है तो
कोशिश करें कि अगर आपकी नॉलेज लिमिटेड है तो दूसरे की जो नॉलेज है वो एक अच्छी है, उस देखें हर किसी का अपना-अपना डिपार्टमेंट है, तो उसको उतनी वैल्यू दें। ऐसा नहीं है कि आप समझते हैं कि मुझे सारा काम आता है, मैं ईज़िली हर काम करवा दूँगा, अमूमन सुपरवाइज़र ये इसको समझते हैं। तो वहाँ पे सेफ्टी को बायपास करने के बड़े चांसेस हो जाते हैं। वहाँ पे इंसिडेंट और एक्सीडेंट का रिकॉर्ड वहाँ पे एनहांस हो जाता है, वहाँ पे इंजरीज़ का रिकॉर्ड वहाँ पे बढ़ जाता है। तो कोशिश करें कि अपने आप को भी सेफ रखें, दूसरों को भी सेफ रखें। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।